दुनिया के किसी भी बार में मेरा और मेरे कुत्ते का अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया था। अब भाई, मैंने कांड ही ऐसा किया था। मैं लगातार 5 दिन और 5 रात बाहर रहा, शक्कर दारू पी और बार में लड़कियों को ऑर्डर दे रहा था। बस शहर की सबसे अमीर औरत यानी मेरी बीवी को भनक लग गई और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने अपने बंदे भेजकर मुझे घर उठवाया और पूरे 10 दिन तक मेरी वो कुटाई की कि क्या बताऊं। अगले ही दिन जियांगचेंग के सारे बार में ये नया नियम बोर्ड पर टंग गया कि मेरा और मेरे कुत्ते की एंट्री पर बैन है। अब बीवी के खौफ के साए में जीते हुए मैंने भारी मन से अपने दोस्त को फोन घुमाया और पूरा मामला समझाया। भाई, अब मुझे बाहर दारू पीने के लिए मत बुलाना। मेरा कर्फ्यू लग चुका है। रात के 10 बजे तक मुझे हर हाल में घर पहुंचना है। मैं गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि लियू रुयान ने वहीं से ताना मारा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? क्या हम दोनों ने अपनी मर्जी से ये तय नहीं किया था? मैंने कहा क्योंकि तुमने मेरी जेब से नहीं, मेरे कार्ड से अपनी दारू का बिल भरा था। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ मेरा दोस्त ठहाके मारकर हंस पड़ा। दोस्त की बात सुनकर मैं थोड़ा झेप गया और दबी आवाज में बोला, अरे नहीं भाई, ये फैसला मेरा खुद का था। वैसे मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने दुनिया में बीवी से डरने वाले बहुत से मर्द देखे हैं, लेकिन खुद से ज्यादा सुधरा हुआ और कंट्रोल में रहने वाला बंदा आज तक नहीं देखा। दरअसल मेरे सीने में एक गहरा राज दफन था। मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मुझे अच्छे से पता था कि ठीक 1 साल के अंदर मेरी बीवी लियू रुयान को एक कॉलेज के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो मुझसे, जिससे उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, तलाक लेने तक को तैयार हो जाएगी और उस लड़के के लिए अपने पूरे परिवार को लात मार देगी। पिछले जन्म में मैं पूरे 10 साल तक उसके पीछे पागल रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैं उसे किसी और का होने से नहीं रोक पाया। उल्टे उस लड़के से शादी करने के चक्कर में उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए इस जन्म में मैंने सोच लिया है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उसे जहां जाना है जाए। एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। लोग जाम से जाम टकरा रहे थे। मैं एक कोने में शांति से बैठा था। तभी मेरे पास बैठे एक लड़के और उसके एजेंट की बातें मेरे कानों में पड़ी। तुम सिस्टर लियू से मिलने क्यों नहीं जाते? एजेंट ने पूछा। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सिस्टर लियू को ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, उनके जैसी बड़ी हस्ती के साथ तुम्हारा नाम जुड़ना तुम्हारे करियर के लिए ही अच्छा है। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। लड़का थोड़ा शर्मा गया और बोला, हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे एक चमचमाती नई कार गिफ्ट कर दी। यहाँ तक कि मुझसे ये भी पूछा कि मुझे कहाँ पर घर चाहिए। एजेंट के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसने कहा, तो फिर भाई, थोड़ी और मेहनत करो और उन्हें खुश रखो। वैसे भी उनका पति तो बस नाम का ही है। मैंने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराया और चुपचाप अपने प्लेट से केक का एक और टुकड़ा मुंह में दबा लिया। उनका वो सो कॉल्ड पति जो बस नाम का है और कोई काम धाम नहीं करता, वो निकम्मा कोई और नहीं बल्कि खुद मैं ही हूं। वैसे सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वे मेरी इज्जत नहीं करते। लियू रुयान के साथ अपनी शादी के वो दिन याद करता हूं तो हंसी आती है। पिछले 5 सालों से उसके अफेयर और विवादों के किस्से कभी खत्म ही नहीं हुए। भले ही वो अब ग्लैमर वर्ल्ड या मनोरंजन जगत में ना हो, लेकिन इस रईस और ऊंचे खानदान के सर्कल में उसकी आशिकी के चर्चे हमेशा अमर रहेंगे। काश ये सारी बातें मैंने अपने पिछले जन्म में ही समझ ली होती। ये अफवाहें, गपशप और रसूखदार लोगों का अपनी पावर दिखाना, पिछले जन्म में ये बातें मुझे तड़पा देती थी। लेकिन इस नए जन्म के बाद इन सब बातों से मेरे दिल में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी के आसपास मंडराने वाले ये सारे लोग बस मौका परस्त हैं। आज पार्टी में कोई खास मेहमान और उसकी प्रेमिका आने वाले थे। वो लड़का, लियो रुयान का आशिक, बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने अभी तक उस वीआईपी मेहमान को देखा नहीं था। बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर होने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब यहां से उठा जाए। तभी अचानक एक वेटर के मुंह से चीख निकल गई। धड़ाम! शैंपेन का पूरा स्टैंड गलती से नीचे गिर गया और महंगी शराब सीधे उस लड़के शियाओ शियान के सूट पर जा गिरी। वो एकदम फिटिंग वाला मस्कुलर सूट था। शराब गिरते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, अंधे हो क्या? कैसे काम करते हो तुम लोग?
ये इस साल का सबसे लेटेस्ट हाई फैशन डिजाइनर सूट है। बुलाओ अपने मैनेजर को अभी के अभी। मैनेजर भागता हुआ वहां आया। उस गरीब वेटर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोते हुए बोला कि वो कॉलेज का छात्र है और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। लेकिन वो अमीरजादा लड़का शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे उस गरीब वेटर पर तरस आ गया। मैं उसके पास गया और एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, छोड़ो भाई, उस गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? इसके कपड़ों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान मैं कर दूंगा। उस लड़के ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर डाली और मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई कचरा हूं। भाई साहब, घमंड तो सातवें आसमान पर था। उसने मन ही मन सोचा होगा, बड़ा आया हरजाना भरने वाला, इसे हाई फैशन ब्रांड्स की एबीसीडी भी पता है। सोचता है कुछ चिल्लर फेंक कर नुकसान की भरपाई कर देगा। तभी इस हो हल्ले और शोरगुल ने लियू रुयान का ध्यान खींचा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो पास आई, उस लड़के को लगा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। उसने लपक कर लियू रुयान का हाथ थाम लिया और रोनी सूरत बनाकर बोला, सिस्टर लियू, देखिए ना, जो हाई फैशन सूट आपने मुझे गिफ्ट किया था, इन लोगों ने उसे दागदार कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। बस इतनी सी बात है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। लियू रुयान ने मुझे एकदम ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देखा। फिर मेरी तरफ से मुंह मोड़कर उस लड़के को पुचकारते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, बस एक सूट ही तो था। मैं कल ही तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया नया सूट खरीद दूंगी। अब तुम टेंशन मत लो और आराम से घर जाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वो जवान और चिकना लड़का तो चला गया, लेकिन उसके बगल में खड़ा उसका एजेंट वहीं बुत बनकर खड़ा रहा, मानो लियू रुयान का जलवा देखकर उस पर कोई जादू हो गया हो। मुझे पहले से पता था कि लियू रुयान मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छे से जानती है। उसका आकर्षण ही ऐसा है। लेकिन ये देखकर कि इतना कम उम्र का कॉलेज का लड़का भी उसके प्यार में इस कदर लट्टू है, मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। खैर, लियू रुयान ने जाते जाते उस गरीब वेटर की तरफ एक हमदर्दी भरी नजरिया डाला और वहां से निकल गई। तभी उस वेटर ने मुझे बीच में ही रोक लिया। भाई जी, आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ? प्लीज मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ लीजिए। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे भाई, क्या हम किसी और दिन साथ में खाना खा सकते हैं? कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उस वेटर लड़के को बुरी तरह डांटने लगा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अकल बेच खाई है क्या? मैनेजर की डांट सुनकर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं झटके से मुड़ा और उस वेटर लड़के के चेहरे को गौर से देखने लगा। ओ भाई, तो ये वही था। ये कोई और नहीं बल्कि चेन जे था, मेरी बीवी का वो सच्चा प्यार। यही वो लड़का था जिसके लिए लियू रुयान कुछ भी करने को तैयार थी, यहां तक कि मुझसे तलाक लेने और इस लड़के को समाज में इज्जत दिलाने के लिए वो अपने सगे परिवार से भी नाता तोड़ने को आमादा थी। दरअसल लियू परिवार में मेरी शादी खानदानों को देखकर तय की गई थी। अगर हमारा तलाक होता तो दोनों परिवारों के बिजनेस और पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन लियू रोयान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने तो मुझे मुंह मांगी रकम और भारी भरकम एल्यूमनी देने तक का ऑफर दे डाला था। पर बदकिस्मती देखो, पिछले जन्म में मैं कितना बड़ा गधा और इमोशनल फूल था। मुझे तब सिर्फ उसका प्यार चाहिए था, उसका पैसा नहीं। मैंने पूरे 10 साल तक पागलों की तरह उससे मोहब्बत की। मैं हमेशा यही सोचकर परेशान रहता था कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा इतनी आसानी से लियो रोयान का दिल कैसे चुरा सकता है। मैंने तलाक रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, लेकिन मेरी इन हरकतों ने लियो रोयान को मुझसे और दूर कर दिया। आखिर में उसने अपने रसूख और पावर का इस्तेमाल करके मुझे दबा दिया, मुझे तलाक देने पर मजबूर कर दिया और मैं घुट घुट कर बिना प्यार पाए कंगाली और निराशा में मर गया। लेकिन इस जन्म में मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन बनने का शौक नहीं रखता, और ना ही मुझे किसी ऐसे इंसान से अपनी बेइज्जती करानी है जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है।
मुझे याद है पिछले जन्म में जब मुझे चेन जे के बारे में पता चला था, तो मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी। पर मेरी बीवी ने मुझे तुरंत फोन पर धमकी दे डाली थी कि अगर मैंने उस लड़के को छूने की भी हिम्मत की, तो वो हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तब मैं रोया था और गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछा था, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस लड़के में है? तब उसने मुझे बड़ी नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा था और कहा था कि वो लड़का हंसमुख है, सीधा साधा है और अच्छाई की मूरत है। बस वो गरीब है, बाकी वो हर मामले में मुझसे लाख गुना बेहतर। अब दोबारा पैदा होने के बाद मुझे समझ आया है कि दिल के मामले में कोई लॉजिक या दिमाग काम नहीं करता। प्यार अंधा और बेवकूफ होता है। खैर, इस बार मैंने अपनी हार मान ली है और मैं चुपचाप उस आलीशान हवेली में लौटने के लिए तैयार हूं, जहां की जमीन का एक एक इंच करोड़ों का है। ये विला 1,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ था, एकदम महल जैसा आलीशान। ये हमारे माता पिता ने हमें शादी के गिफ्ट में दिया था। जब मैं वहां पहुंचा, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आज लियू रुयान की कार बाहर ही खड़ी थी। मतलब, मैडम घर पर ही थी। अंदर गया तो देखा कि लियू रुयान लिविंग रूम बैठक में सोफे पर पैर सिकोड़कर आराम से बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही बर्फ जैसी ठंडी और बेरुखी थी। उसने रूखे लहजे में पूछा, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चप्पल बदलने के लिए चुपचाप नीचे झुक गया। जूते उतारते ही मुझे अचानक उस वेटर का वो एप्रन याद आ गया, जिस पर एक छोटा सा स्माइली का निशान बना था। पूरी पार्टी में सिर्फ उसी का एप्रन ऐसा था, बाकी किसी का नहीं। और एक तरफ मैं हूं, मेरे सारे कपड़े चाहे कितने ही लाखों करोड़ों के क्यों ना हो, हमेशा वही पुराने, बोरिंग और सादे स्टाइल के होते थे। ये सोचते ही अचानक मुझे अपनी उन महंगी चप्पलों से घिन आने लगी। मैंने उन्हें गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और नंगे पैर ही लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। लियू रुयान ने जब मुझे नंगे पैर घूमते देखा, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। जूते क्यों नहीं पहने? उसने पूछा। मैं उसके ठीक सामने सोफे पर बैठ गया और एकदम सपाट आवाज में बोला, नहीं पहनने की इच्छा है तो नहीं पहने। यह सुनकर लियू रुयान धीरे से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में साफ ताना था। बड़े अजीब लग रहे हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने मनी मन सोचा, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे होने वाले पति की वजह से हुआ है। इस अकेलेपन और बिना प्यार वाली शादी के 5 सालों ने मेरी सेहत का कबाड़ा कर दिया था। मैं दिन ब दिन दुबला और कमजोर होता जा रहा था, जबकि लियू रुयान का चेहरा आज भी उतना ही हसीन और चमकता हुआ था। मैंने अपनी नजरें घुमाई और सीधे लियू रुयान की आंखों में आंखें डालकर देखा। चलो, तलाक ले लेते हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लियू रुयान ने बड़े ही घटिया तरीके से मेरा मजाक उड़ाया। उसने अपना फोन सोफे पर पटका और मुझे एकदम बर्फीली नजरों से घूरते हुए बोली, मूचेन, अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? क्या चाल चल रहे हो तुम? मैं सोफे से सीधे उठकर खड़ा हो गया और बिना डरे उसकी उन दबाने वाली नजरों का सामना किया। इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा था, एकदम सीरियस था। 5 साल बीत चुके थे और जब तुम मुझसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती, तो बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। मुझे अच्छे से पता था कि ठीक 1 महीने बाद सिटी ए में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेमिनार होने वाला है। वहीं पर लियू रुयान की मुलाकात दोबारा चेन जे से होगी, जो वहां पार्ट टाइम वेलकम करने वाले का काम कर रहा होगा। लियू रुयान को पहली ही नजर में उससे ऐसा लव अटैक आएगा कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी। पर मैं अब उनकी इस अमर प्रेम कहानी का बलि का बकरा नहीं बनने वाला। पिछले जन्म में मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। इस जन्म में मैं खुद का तमाशा दोबारा नहीं बनने दूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि इन दोनों के मिलने से पहले ही मैं इज्जत से खुद पीछे हट जाता हूं, ताकि मैडम के प्यार का रास्ता साफ हो जाए। शायद मेरी नजरों में इस बार कुछ ज्यादा ही संजीदगी थी, क्योंकि लियू रुयान का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। उसका मिजाज शुरू से ही गर्म था। अगर कोई उसे उंगली कर दे, तो वो उसे छोड़ती नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो कड़क कर बोली, क्या मैं, लियू रुयान, तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं?
जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक मांग लिया। मुचेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल सकते हो? दरअसल 5 साल पहले लियू और मू परिवार के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसीलिए उन्होंने हमारी अरेंज मैरिज कराई थी। पर लियू रुयान का जो अड़ियल स्वभाव था, उसे देखते हुए ये तो साफ था कि वो इतनी आसानी से मेरी बात मानने वाली नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि 5 साल पहले मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार थी और उन्होंने ही लियू रुयान को इमोशनल करके मुझसे शादी करने पर मजबूर किया था। लियू रुयान जैसी घमंडी औरत के लिए एक मामूली खानदानी लड़के से जबरदस्ती शादी करना बहुत बड़ा अपमान था। पर शुक्र है कि उसने इस शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं और अपनी दुनिया में मस्त रही। वैसे पिछले जन्म में मैं जिस लियू रुयान से पागलों की तरह प्यार करता था, वो अब धीरे धीरे अपने पारिवारिक बिजनेस की कमान संभाल रही थी और उसे अपने काम के लिए एक तगड़े और समझदार असिस्टेंट की जरूरत थी। मैं और मेरा वो असिस्टेंट वाला रोल 5 साल तक यूं ही चलता रहा, जिसे सोचकर आज मुझे खुद पर तरस और दुख होता है। वो अजीब तरीके से हंसी और बोली, तो तुम सचमुच इस शादी को सिर्फ नाम के लिए ही चलाना चाहते हो? लियू रुयान सिर्फ नाम के लिए वाले शब्दों को चबा चबा कर बोल रही थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। क्यों भाई, क्या तुम्हें आजकल बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस हो रहा है? मैंने बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान सोफे से उठी और बिल्ली की तरह दबे पांव मेरी तरफ झुकी। उसने सोफे के दोनों किनारों पर हाथ रखकर मुझे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। मैं बिल्कुल फंस चुका था। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? और आज अचानक तलाक लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? लियू रुयान के जिस्म से हमेशा सिगरेट और एक महंगे परफ्यूम की मिली जुली महक आती थी। वो कभी मेरे इतने करीब नहीं आई थी। इससे पहले मैंने सिर्फ दूर से या उसके कोट से ही इस खुशबू को महसूस किया था। पर इस वक्त उसकी वो नशीली खुशबू मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थी। लॉजिकली देखा जाए तो पिछले जन्म वाले मुचैन को इस करीबियत से बहुत खुश होना चाहिए था, पर इस जन्म में मुझे सिर्फ घुटन और चिढ़ महसूस हो रही थी। मैंने अपना मन पक्का कर लिया था कि मुझे ये घर और ये औरत छोड़नी है तो बस छोड़नी है। अब मुझे इस प्यार व्यार की हर चीज से नफरत हो चुकी थी। मैंने बात संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत पहले से ही अकेले रहने की आदत हो चुकी है। ये सुनते ही लियू रुयान झटके से सीधी खड़ी हो गई। सच तो ये था कि उसे शुरू से ही मुझ में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी और अभी अभी जो उसने मेरे करीब आने का नाटक किया था, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने और मेरा मजाक उड़ाने के लिए था। वो ऊंचे ओहदे पर बैठी एक घमंडी औरत थी। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा और उसकी आवाज में फिर से वही बर्फ जैसी ठंडक लौट आई। मुझे पता है कि आज का दिन क्या है। आज हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, पर मुझे इन फालतू की चीजों को मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम इस बात का फायदा उठाकर तलाक का ड्रामा कर रहे हो, तो मैं यही सलाह दूंगी कि ज्यादा तमाशा मत करो। मैं भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लियू रुयान, जिस एनिवर्सरी को हमने पिछले 5 साल में कभी नहीं मनाया, उसके लिए आज तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो। दोनों परिवारों के बीच अब मेरी जो वैल्यू थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें मुझसे ज्यादा खुद के करियर और अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद नीचे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और फिर कार का इंजन स्टार्ट होने की घबराहट भरी आवाज गूंजी। ये जानकर कि लियो रुयान घर छोड़कर चली गई है, मुझे इस बार अजीब सा सुकून और शांति महसूस हुई। दिल पे कोई बोझ नहीं था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। देखा तो मेरे जिगरी दोस्त झाओ जियाफेंग का कॉल था। फोन उठाते ही वो चहकते हुए बोला, और भाई मुचेन, कहाँ गायब हो? चलो आज रात हाइडी हाउ नाइट क्लब चलते हैं, फुल महफिल जमेगी। शादी के इन 5 सालों में मैं अपनी बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकलना ही भूल गया था। अगर झाओ जियाफेंग मुझे 10 बार बाहर चलने के लिए बुलाता था, तो मुझे 9 बार मना करना पड़ता था। पर इस बार
मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनते ही फोन की दूसरी तरफ झाओ जियाफेंग एकदम सन्न रह गया, जैसे उसे काटो तो खून नहीं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वो अचकचाकर बोला, अबे चुप कर। आज भाभी के साथ तेरी शादी की सालगिरह है। तू सच में बाहर आने की बात कर रहा है? मैंने एकदम कड़क आवाज में कहा, हाँ भाई, सालगिरह ही तो है। कोई बरसी या पुण्यतिथि थोड़ी है जो शोक मनाऊं। तू रख, मैं अभी आ रहा हूं। फोन रखकर मैंने अपनी अलमारी खोली। करीब 10 मिनट तक सोच विचार करने के बाद मैंने एक कतई जहर ब्लैक सूट चुना। उस सूट की फिटिंग ने मेरे लंबे और छरहरे बदन को और भी ज्यादा डैशिंग बना दिया था। सच बताऊं तो यह सूट मैंने खास तौर पर लियू रुयान को रिझाने के लिए खरीदा था। लेकिन मैडम उस पूरे महीने घर ही नहीं आई। मुझे बस इस बात का थोड़ा अफसोस था कि हालिया तनाव की वजह से मेरा वजन काफी कम हो गया था, जिससे सूट थोड़ा ढीला लग रहा था। खैर, कपड़े बदलकर और खुद को एकदम टिप टॉप संवार कर मैं सीधे नाइट क्लब के लिए निकल पड़ा। एम्परर नाइट क्लब ये सिटी ए का सबसे आलीशान और मशहूर क्लब था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि झाओ जियाफेंग और उसके बाकी दोस्त पहले से ही महफिल जमाए बैठे थे। मुझे देखते ही झाओ जियाफेंग ने जोर से हाथ मिलाया और चहकते हुए बोला, अरे भाई, ईद का चांद आ गया। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल आया? दो चार पैग अंदर जाते ही दोस्तों ने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। एक दोस्त हंसकर बोला, मो भाई, अगर आप आज भी नहीं आते तो हमें लगता कि 5 साल पहले आपकी शादी नहीं बल्कि आपका अंतिम संस्कार हुआ था, जहां से आप कभी लौट ही नहीं पाए। झाओ जियाफेंग ने उत्सुकता से आगे बढ़कर मेरी आंखें बड़ी बड़ी करने का नाटक किया और बोला, अबे सच बता, आज घर पर कैंडल लाइट डिनर छोड़ के यहाँ कैसे? मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि उस हिटलर औरत लियू रुयान ने तुझे फिर से घर से तो नहीं भगाया। मैंने झाओ जियाफेंग का हाथ झटक दिया और कहा, हट बे, मेरे बाल मत बिगाड़। ये सब मेरे जिगरी यार थे। पिछले जन्म में जब प्यार में अंधी लियू रुयान ने मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया था, तब इन्हीं दोस्तों ने अपनी जान लगाकर मेरी मदद की थी। मुश्किल वक्त की वो दोस्ती मैं इस जन्म में भी कभी नहीं भूल सकता था। इसीलिए मैंने बिना कुछ छुपाए उन्हें अपने तलाक के फैसले के बारे में बता दिया। बस, मैंने अपने पुनर्जन्म वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर तीनों दोस्त कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गए। फिर तीनों ने एक साथ टेबल पर हाथ मारकर ताली बजाई। अरे वाह, हमारे मुंह भाई के सिर से आखिरकार इस आशिकी का भूत उतर। इस बात की खुशी में आज रात जी भर के पीते हैं। झाओ जियाफेंग उत्साह में चिल्लाया। माहौल ऐसा था मानो तलाक के बाद मुझे एक नई और आजाद जिंदगी का रास्ता मिल गया हो। पिछले जन्म का वो भयानक अंत अब बहुत पीछे छूट चुका था। हम सब थोड़े नशे में झूम रहे थे और शराब के सुरूर में सबके हौसले बुलंद थे। तभी झाओ जियाफेंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए कहा, मुमाई, जरा चारों तरफ नजरें घुमाओ, कुछ दिख रहा है? अगर यहां कोई भी कयामत लड़की पसंद आ जाए तो शर्माना मत, सीधे आगे बढ़ जाना। आखिर लियू रुयान के सामने हमें अपनी इज्जत भी तो बचानी है। शहर में जो अफवाहें उड़ रही हैं उनका जवाब भी तो देना है। नशे की वजह से मेरी आंखें थोड़ी भारी हो रही थी। फिर भी मैंने क्लब में चारों तरफ देखना शुरू किया। और भाई, बात भी सही थी। जब मेरी बीवी लियू रुयान खुलेआम कॉलेज के लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? तभी घूमते घूमते मेरी नजर एक लंबे कद के लड़के पर टिक गई। उसकी वो पतली सी पीठ मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने मन ही मन सोच लिया, अगर लियू रुयान अपने लिए कॉलेज के छोकरे ढूंढ सकती है, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं नशे में धुत होकर किसी कॉलेज की लड़की को ही ढूंढ रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। हाथ में शराब का गिलास था। तभी मैंने एक लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, अरे सुंदरी, एक पैग मारोगी? मेरी तरफ से पार्टी। वो लड़की जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर एक भोलापन और सादगी थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सिर हिलाया। माफ करना भाई, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड। मैंने तुरंत झुककर उससे माफी मांगी। अरे अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहन जी, मैं किसी ऐसी को ढूंढ लेता हूं जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। शराब के सुरूर में मेरी जबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। अभी मैं दो चार कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीधे जमीन पर आ गिरा। हाथ से छूटकर शराब का गिलास चकनाचूर हो गया और मुझे चक्कर आने लगे।
उस कॉलेज की लड़की को मुझ पर तरस आ गया। वो मदद के लिए आगे बढ़ी और बोली, भाई साहब, लाओ मैं आपको उठाती हूं। मैंने ऊपर देखा। मेरा चेहरा नशे और शर्म से लाल हो चुका था। धुंधली आंखों की वजह से मुझे एक अजीब सा वहम हुआ। मुझे उस लड़की के चेहरे में लियू रुयान दिखाई देने लगी, जो मुझे उसी पुरानी बर्फीली और नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर मैं घबराहट में उठने भागा और इसी आपाधापी में मेरा हाथ जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पड़ गया। कांच चुभते ही खून की धार बह निकली। दर्द और नशे के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। मुचैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये खटारा परिवार मुझे रोक पाएगा? बेहोशी के उस सपने में मुझे फिर से ली रुयान का वही बेरहम और कड़क चेहरा दिखाई दिया। मैं एक पागल आशिक की तरह बिखरे हुए लिविंग रूम में घुटनों के बल गिरा हुआ था और मेरी आंखों से बेकाबू होकर आंसू बह रहे थे। पिछले जन्म में जब मेरे मम्मी पापा को पता चला था कि लियू रुयान मुझसे तलाक चाहती है, तो उन्होंने लियू खानदान के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उस पर बहुत दबाव बनाया था। लेकिन लियू रुयान तो अपनी जिद की पक्की थी। उसने किसी की एक न सुनी। वो अपनी मनमानी पर अड़ी रही। यहां तक कि खुद का करोड़ों का नुकसान करके उसने मेरे पूरे मुंह परिवार को सड़क पर लाकर बर्बाद कर दिया। लियू परिवार के बड़े बुजुर्गों ने शुरू शुरू में तो उसका बहुत विरोध किया था। उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन जब उसने मेरे परिवार को घुटनों पर ला दिया, तो उनके पास भी लियू रुयान के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बाद में मैंने सुना था कि उन लोगों ने उस वेटर लड़के यानी चेन जे को भी अपने दामाद के रूप में अपना लिया था। लियू रुयान ने उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाकर रखा था, जिसके दम पर उसने धीरे धीरे लियू रुयान के मम्मी पापा का दिल भी जीत लिया। मैं सपने में भी रोते हुए यही चिल्ला रहा था, लियू रुयान, मैंने पूरे 10 साल तक पागलों की तरह सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए रत्ती भर भी फीलिंग? सपने में मैं अपना चेहरा छिपाकर रो रहा था। उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे। तभी लियू रुयान ने मुझे बड़ी ही बेरुखी और नफरत भरी नजरों से देखा और कड़क कर बोली, मुचैन, मैंने तुम्हें इज्जत से अलग होने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। ये उसकी वो स्पेशल रिंगटोन थी जो उसने सिर्फ अपने आशिक के लिए लगा रखी थी। फोन से चैन जे की साफ आवाज आ रही थी, मिस लियू, प्लीज फोन उठाइए। मिस लियू, जल्दी फोन उठाइए ना। उस रिंगटोन को सुनते ही लियू रुयान जिस तरह हड़बड़ाकर भागी, उसे देखकर मेरा सिर चकराने लगा और सीने में एक भयानक दर्द उठा। घुटन के मारे मेरा दम निकलने ही वाला था कि तभी झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं जोर जोर से हाफ रहा था। जब होश आया तो देखा कि मैं अपने ही बेडरूम में लेटा हुआ हूं। बाहर चटक धूप खिली थी और चिड़ियां चहचहा रही थीं। मैं सोचने लगा कि क्लब वाली वो कॉलेज की लड़की मुझे घर क्यों लाई। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पट्टी बंधी हुई थी। दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए उठने ही वाला था कि तभी बेडरूम के दरवाजे के बाहर से मुझे लियू रोयान की कड़क आवाज सुनाई दी, क्यों भाई, आज तुम लोगों का ऐसे यासी करने का कोई मूड नहीं है क्या? मैंने देखा कि वो दूसरी मंजिल की रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ी थी। आवाज में वही पुराना रौब था, लेकिन चेहरा कतई हसीन लग रहा था। मैं दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर खड़ा हो गया और उसे अपनी तरफ आते हुए देखता रहा। लियू रेयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सीधे मुद्दे पर आई। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? मैंने पूछा। किसे? वो गुस्से में फुसफुसाई। उसी कॉलेज की लड़की को। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। सच कहूं तो पिछले जन्म में इस औरत के अलावा दुनिया की कोई लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर इस जन्म में मैं उस कॉलेज वाली लड़की को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वैसे भी ठीक 1 महीने बाद मेरी बीवी किसी और लौंडे के प्यार में पागल होने वाली थी, तो क्यों ना मैं भी अपने इस टूटे दिल को बहलाने के लिए जल्दी से कोई सहारा ढूंढ लूं। मेरा यह जवाब सुनते ही लियो रुयान का गोरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झटके से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटते हुए वॉक इन क्लोजेट में ले गई। वो चिल्लाई, चलो कपड़े बदलो अभी की अभी। तुम्हें ऐसे भड़कीले और छैला बाबू जैसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? भड़कीले कपड़े? मैंने अपने सूखे और दुबले पतले बदन को देखा, जो बस कपड़ों के सहारे ही टिका हुआ लग रहा था।
मुझे हंसी आ गई कि मुझ जैसे सूखे पेड़ पर भड़कीला शब्द कहां से सूट करेगा। वैसे भी जो औरत मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, उसे रत्ती भर भी हक नहीं है कि वो मुझे टोकने आए कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। मैंने पलटकर सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और पूछा, लियू रुयान, पहले तुम ये बताओ कि क्या ये सच है कि उस दिन तुम उस चिकने लड़के के साथ होटल गई थी? उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि एकदम शांत रहकर उसकी आंखों में देखता रहा। उसने हमेशा की तरह अपनी वही घमंडी और ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं किसके साथ होटल गई थी या क्या कर रही थी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैडम, मैं क्या पहनूं या क्या करूं, ये बताने का हक तुम्हें भी नहीं है। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दे रही हो तो साफ बात है, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैंने एकदम बेपरवाह होकर उसकी तरफ देखा। इतने साल हाथ पैर मारने के बाद भी जब मुझे इसका प्यार नहीं मिला, तो अब इस खालीपन को भरने के लिए मुझे भी अपनी जिंदगी में किसी और का सहारा ढूंढना ही पड़ेगा। भाई साहब, पूरी तरह से हार मान लेने का जो एहसास होता है ना, तो सचमुच इंसान को एकदम आजाद कर देता है। अब मुझे उसकी किसी बात या उसकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आत्मा को सदियों बाद अपनी आजादी मिल रही हो। वैसे कुछ औरतें भी गजब के डबल स्टैंडर्ड के साथ पैदा होती हैं। खुद बाहर चाहे जो मर्जी ऐश-अयाशी करे, लेकिन घर आकर अपने पति से संस्कारी और सीधे व्यवहार की उम्मीद रखती हैं। लियू रुयान भी इस बीमारी से अछूती नहीं थी। वो मुझसे प्यार तो रत्ती भर नहीं करती थी, पर बीवी होने का पूरा धौंस जमाना चाहती थी। लियू रुयान ने मुझे नीचा दिखाते हुए ताना मारा, अच्छा, तो अब तुम मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इस सूखे और कमजोर शरीर को कोई लड़की घास भी डालेगी? मैंने अपने बदन की तरफ देखा, पर मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और शांति से अपने कपड़े ठीक करने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो। अब से मैं दबाकर खाऊंगा, जिम जाकर कसरत करूंगा, बॉडी बनाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सिर पर भी कुछ हरी टोपियां सजा सकूं। मुंह चैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो क्या तुम? लियू रुयान ने आखिरकार अचरज से मेरी तरफ देखा। वो सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मुझे आखिर हो क्या गया है। पहले तो मैं एकदम सीधा साधा, शरीफ, सबकी केयर करने वाला और समझदार पति था। भला मैं ऐसी बकवास और कड़वी बातें कैसे कर सकता हूँ? सच कहूं तो अगर मेरे पिताजी ने मेरी ये बातें सुन ली होती, तो उन्हें वहीं दिल का दौरा पड़ जाता। लेकिन भाई, इस जन्म में इस पागलपन का नाटक करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि मैं उसके आने वाले पागलपन से खुद को बचा सकूं। जब तक चेंजे उसकी जिंदगी में नहीं आता, वो मुझे बिजनेस और खानदान के दबाव की वजह से तलाक नहीं देगी। बड़े घरानों की शादियां कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होती। वो बहुत शातिर बिजनेस वुमन थी। नफा नुकसान का हिसाब लगाना उसकी रग रग में था। पर मैं इस जन्म में उसे फिर से किसी और के प्यार में पागल होते देखने का दर्द नहीं झेलना चाहता था। इसलिए मैंने बात खत्म करते हुए फिर से कहा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो मुझे तलाक दे दो। सपने देखना छोड़ दो मुचेन। मैं चाहती हूं कि तुम जिंदगी भर मुझसे शादी करने के फैसले पर खून के आंसू रो और पछताओ। लियो रोयान ने फिर से अपना वही पुराना घमंड और कंट्रोल वापस पा लिया, मानो वो मेरे इरादों को भांप गई। वो आगे बोली, तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है ना, तो ठीक है, अब से हम दोनों अपनी अपनी मर्जी से जिएंगे। उसकी बात सुनकर मैं एकदम दंग रह गया। भाई साहब, मुझे तड़पाने और पछतावा कराने के लिए वो इस हद तक गिरने को तैयार थी कि उसका पति उसे धोखा दे और वो उसे चुपचाप बर्दाश्त कर ले। मुझसे जबरदस्ती शादी करने के उस पुराने वाकये ने उसके दिमाग पर इतना गहरा जख्म दिया था कि अपने दिल का दर्द कम करने के लिए वो अब मुझसे इस हद तक खतरनाक बदला लेना चाहती थी। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पिछले जन्म का बदला इस जन्म में ले रहा था। कुछ सेकंड के लिए कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी अचानक लियू रुयान ने हाथ आगे बढ़ाया और जबरदस्ती मेरी कमर में अपनी बाहें डाल दी। उसने झटके से मुझे अपने एकदम करीब खींच लिया। उसने हल्के से अपने होठों पर जबान फेरी और उसकी आंखों में एक अजीब सी नशीली और खतरनाक चमक थी। उसने पास आकर फुसफुसाया,
क्यों ना पहले मैं तुम्हारी बॉडी फिट करने में थोड़ी मदद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत झटके से लियू रुयान को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। जिन लोगों का बिछड़ना पहले से तय हो, उन्हें दोबारा एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। लियू रुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। वो बहुत चालाक और समझदार औरत थी। उसने मेरे इस अजीब व्यवहार को पक्का नोटिस कर लिया था। उसने झटके से मेरी ठोड़ी को उंगलियों से पकड़ा और दबाकर चेहरा ऊपर कर दिया, ताकि मैं सीधे उसकी नजरों में झांक। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम सच में मूचेन ही हो या उसके जुड़वा भाई हो? जो आदमी पिछले 10 साल से मेरे पीछे पागलों की तरह मरा जा रहा था, वो अचानक ऐसा कैसे बदल सकता है? ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने चेहरे पर एक नकली और जबरदस्ती वाली मुस्कान लाते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा सोचो। लियू रुयान ने कड़क कर कहा, मूचेन, हमारी शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर ये टूटी तो बिजनेस और खानदान के नफा नुकसान की कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मेरे पास तुम्हारे इस प्यार नफरत के ड्रामे में बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अगर तुम सचमुच अकेले नहीं रह पा रहे हो और बाहर जाकर मुंह मारना ही चाहते। इतना कहकर वो मेरे कान के बिल्कुल पास झुकी और जहरीली आवाज में बोली, तो बाहर जाकर जो मर्जी गुल खिलाओ, लेकिन जरा संभल कर। मैं खानदान के बाहर का कोई नाजायज बच्चा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई साहब, जो बंदा पिछले जन्म में एक बार तड़प तड़प कर मर चुका हो, उसका मन तो एकदम शांत और पत्थर होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे इतना तगड़ा गुस्सा आया कि बिना सोचे समझे मैंने अपना हाथ उठाया और चटाक, मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतनी तेजी से लगा कि मेरी खुद की हथेली में झंझनाहट होने लगी। लियू रुयान को जिंदगी में पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था। उसके गोरे गाल पर मेरी 5 उंगलियों के लाल निशान छप गए थे। उसने बड़े ही सलीके और झटके से अपना। उस वक्त भी उसकी शर्ट की नेकलाइन और उसका वो घमंडी चेहरा बेहद खूबसूरत और शालीन लग रहा था। चोट खाने के बाद भी मैडम का एटीट्यूड कम नहीं हुआ था। उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में इस वक्त साफ तौर पर खून उतर आया था, मानो वो अभी की अभी मेरा गला घोंट देगी। थप्पड़ मारने की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे, डर के मारे नहीं, बल्कि गुस्से और झटके की वजह से। और भाई, उस थप्पड़ के झटके से मेरे हाथ का वो कांच वाला जख्म फिर से खुल गया और पट्टी से खून बाहर रिसने लगा। लियू रुयान ने मेरे बहते खून पर एक ठंडी नजर डाली, फिर बिना कुछ बोले मुड़ी और वहां से पैर पटकती हुई चली गई। वो मुझे उसी ठंडे कमरे में एकदम अकेला और वीरान छोड़कर गए। मैंने अपनी पट्टी से टपकते खून को देखा, पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। मन ही मन मैंने सोचा, चलो, अच्छा ही है। ये दर्द पिछले जन्म के उस दिल टूटने वाले दर्द से तो लाख गुना बेहतर है। उस थप्पड़ के बाद लियू रुयान घर से ऐसी गायब हुई कि फिर सीधे पेज 3 और मनोरंजन जगत की गपशप वाली खबरों में ही दिखाई दी। कभी किसी नाइट क्लब में, कभी किसी बड़ी डील में उसका नाम कई रईस मर्दों के साथ जोड़ा जा रहा था। वो घर नहीं आ रही थी और मैं कैलेंडर पर एक एक दिन गिन रहा था। मुझे अच्छे से पता था कि उसे और चेन जे को अलग हुए अभी सिर्फ आधा महीना ही बीता है और उनकी वो किस्मत वाली मुलाकात अब बस होने ही वाली है। इसीलिए आजकल मैं समय निकालकर शहर की उस खास कॉफी शॉप में चक्कर काटने लगा था जहां चेन जे काम कर। मैंने वहां बैठकर एक कड़वी ब्लैक कॉफी मंगवाई और चुपचाप कोने वाली सीट से उसे काम करते हुए देखने लगा। मैं उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुआ था। सच कहूं तो अगर मैं कोई लड़की होता तो शायद मुझे भी ये सीधा साधा और हंसमुख लड़का पसंद आ जाता। तभी कॉफी शॉप के एक कर्मचारी ने आवाज लगाई, चेंजे, ओ चेंजे, बाहर देख, तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे मिलने आई है। चेंजे मुस्कुराते हुए बाहर भागा। हाँ, मुझे अच्छे से याद आया कि इस वक्त उसकी एक कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन वो बेचारी सीधी सादी लड़की लियू रुयान जैसी रसूखदार और ताकतवर औरत का मुकाबला करने के लायक बिल्कुल नहीं थी। आगे चलकर चेंजे और उस लड़की का प्यार चाहे कितना ही सच्चा और पक्का क्यों न दिखने वाला था, पर लियू रुयान की दौलत, रसूख और पावर के आगे वो टिकने वाला। खैर, मैं जल्दी से कार में बैठा
स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे आगे ट्रैफिक लाइट पर शेन वांशु खड़ी दिखी। मैंने बिना सोचे समझे मौका देखा, एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और उसे गाड़ी से ठोक दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। आई एम सो सॉरी। मैं घबरा गया और तुरंत कार से बाहर निकलकर उसे उठाने भागा। देखा तो उसके पैर से खून बह रहा था। चोट काफी गहरी थी। भैया। दर्द में होने के बाद भी शेन वांशु ने मुझे बड़ी हैरानी से पुकारा। भाई, अब समझ आया कि सब कॉलेज की लड़कियों के पीछे क्यों मरे जाते हैं। कितनी मीठी आवाज थी उसकी। मैंने तुरंत अपने ड्राइवर जियाओ झांग से कहा कि इसे गाड़ी में डालो और अस्पताल ले चलो। उस कॉलेज गर्ल का नाम शेन वांशु था, जो 21 साल की थी। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठकर फोन में उसका नंबर देख रहा था और अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी उदासी खाई जा रही थी। सच कहूं तो मैं कोई दिल का इतना बड़ा या शरीफ इंसान नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस बदला लेने का भूत सवार था, जैसे को तैसा। जब चेन जे मेरी बीवी को चुरा सकता है, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पटा सकता। भले ही चेन जे को लियू रुयान के साथ जबरदस्ती रहना पड़ा था, लेकिन आखिर में उसने इस बात को मान ही लिया था और उस वक्त वो पूरी तरह पागल हो चुका था। अगर उसने इस बात को दिल से ना लगाया होता, तो शायद वो थोड़ा समझदारी से काम लेता। पर उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। अस्पताल में भारी भीड़ थी। मुझे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में मुझे लास्ट स्टेज का लिवर कैंसर था, जो पूरी तरह फैल चुका था। मैंने अपने आखिरी दिन इसी अस्पताल में काटे थे। डॉक्टर भी कहते हैं कि जो लोग अपना गुस्सा दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं, उन्हें लिवर कैंसर होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। मैंने बड़े दिल वाले बनते हुए शेन वांशु के इलाज का सारा खर्चा खुद उठाया। यही नहीं, उसके खान पान और नौकरी छूटने के नुकसान का भी अच्छा खासा मुआवजा दे दिया, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वो अपना पार्ट टाइम काम नहीं कर पा रही थी। मैं ठहरा थोड़ा बातूनी, तो बातों बातों में मैंने आधे दिन के अंदर ही उसकी पूरी कुंडली निकाल ली। वो एक सीधे साधे नॉर्मल परिवार से थी। मम्मी पापा दोनों थे और घर पर छोटा मोटा बिजनेस चलाते थे। उसका एक छोटा भाई भी था, जो अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता था। शायद इसी मजबूरी का फायदा उठाकर लियू रुयान ने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया था। चलते चलते मैंने एक शरीफ और केयरिंग बड़े भाई का मुखौटा ओढ़ा और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मैं अक्सर तुमसे मिलने आता रहूंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं अभी जवान हूं, मेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। शेन वांशु ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा और बत्ती सी दिखा दी। उसका ये जवान और तंदुरुस्त कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा। वैसे मैं भी कोई इतनी बूढ़ी नहीं हो गई थी, सिर्फ 27 साल की ही तो थी, कोई 72 की नहीं। लेकिन उस 5 साल की घुटन भरी शादी और भूख न लगने की बीमारी ने मुझे अंदर और बाहर दोनों से बूढ़ा बना दिया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अस्पताल से निकलते ही फार्मेसी से ढेर सारे टॉनिक और दवाइयां खरीद ली। कार में बैठते ही मैंने पीछे की सीट पर दवाइयों का ढेर रखते हुए अपने ड्राइवर से कहा, श्याओ झांग, किसी अच्छी हाउसकीपिंग कंपनी में जाओ और कुछ भरोसेमंद आंटियों को काम पर रखो। उन्हें खाना बनाना बहुत बढ़िया आना चाहिए और हो सके तो उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट भी हो। जी सर, बिल्कुल। श्याओ झांग ने सिर हिलाया। लियू रोयान से शादी के बाद हमारे माता पिता ने कहा था कि घर की सफाई, बागवानी और खाना पकाने के लिए नौकर चाकर रख लो। लेकिन मैं तो प्यार के भूत में अंधी थी। मैंने साफ मना कर दिया। मुझे लगता था कि हमारे इस लव नेस्ट में कोई तीसरा आएगा तो अजीब लगेगा। हमारे रोमांस में खलल पड़ेगा, जैसे लिविंग रूम से किचन तक का वो पर्सनल स्पेस खराब हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? मैंने अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर लिया। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, तो मैं ऐसे फालतू के हसीन सपने दोबारा नहीं देखने वाली। जब मैं घर लौटी तो मैं आगे आगे चल रही थी और श्याओ झांग पीछे पीछे जड़ी बूटियों और दवाइयों के पैकेट उठाए आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, लियू रुयान सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो चलते चलते अपनी कलाई की घड़ी ठीक कर रही थी। मानना पड़ेगा, उसकी चाल में एक अलग ही स्वैग और कशिश थी। मैंने कहा, श्याओ झांग, अब तुम जा सकती हो। श्याओ झांग ने दवाइयों के पैकेट टेबल पर रखे, लियू रुयान को तमीज से नमस्ते किया और दबे पांव वहां से खिसक गई। लियू रुयान ने टेबल पर रखी दवाइयों के ढेर की तरफ देखा तक नहीं। उसने बस रूखे और बेपरवाह अंदाज में कहा, 1 घंटे में कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो मुझे किसी भी इवेंट में तब तक साथ नहीं ले जाती थी जब तक कि उसका कोई फायदा ना हो। बिल्कुल मेरे पापा की तरह। मम्मी पापा भी आ रहे हैं।
सच बताऊं तो जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं अपने माता पिता से मिलने नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं उनकी इज्जत नहीं करती, बल्कि पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से मेरे अंदर एक अजीब सा गिल्ट था और उनसे मिलने में थोड़ा डर भी लग रहा था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मैं उठी और ऊपर अपने कमरे में चली गई। पिछले 2 हफ्तों से मैं खाली नहीं बैठी थी। मैंने अपने लिए कपड़ों का एक पूरा नया कलेक्शन खरीदा था, जो मेरे पुराने स्टाइल से बिल्कुल हटकर था। मैंने एक बहुत ही क्लासी सूट चुना, जिसकी फिटिंग और कॉलर का डिजाइन एकदम लाजवाब था। वैसे तो मैं काफी पतली हो गई हूं, लेकिन मेरी हाइट अच्छी खासी है, इसलिए कपड़े मुझ पर फपते हैं। बस थोड़ी सी कमजोरी दिख रही थी। खुद को अच्छे से तैयार करने के बाद मैंने हाथ में एक चमचमाती हुई महंगी घड़ी पहनी, जो रोशनी पड़ते ही सबका ध्यान खींच ले। पहले मैं जितनी सिंपल और शांत रहती थी, अब मैं उतनी ही तड़क भड़क वाली और दिखावटी बनने वाली थी। जब मैं नीचे आई, तो लियू रुयान फोन पर किसी से बात करते हुए मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे नीचे आते हुए सुना तो सही, पर कोई भाव नहीं दिया, यहां तक कि नजर उठाकर देखा तक नहीं। मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं सीधे बाहर गई और उसकी कार में बैठकर इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद वो बाहर आई। गाड़ी में बैठने से लेकर गाड़ी स्टार्ट करने तक उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पूरे रास्ते हमारे बीच सन्नाटा पसरा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला गया। वो ड्राइविंग कर रही थी और मैं मजे से अपने फोन में लगा हुआ था। मैंने फोन में शैन वांशु का नंबर निकाला और उससे उसका हालचाल पूछने लगा। बोला, वांशु, अगर तुम्हें अस्पताल की कैंटीन का खाना अच्छा ना लगे, तो मुझे बताना। मैं किसी के हाथ बाहर से बढ़िया खाना भिजवा दूंगा। शैन वांशु बोली, अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। बोला, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लाना भूल गया था, कल पक्का लेकर आऊंगा। शैन वांशु बोली, सच में भैया, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। बोली, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। सच तो यह है कि मेरी कार से तुम्हें टक्कर लगी थी और तुम अस्पताल में हो, इसलिए शर्माओ मत। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बताना। वैसे शेन वांशु और चेनजे का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। चेनजे के सामने लियू रुयान एक अमीर खानदान की वारिस थी, और यहाँ शेन वांशु के सामने मैं एक अमीर और हैंडसम लड़का था। ये सोचते ही मुझे लगा कि अब हिसाब किताब बराबर का होने वाला है, और मेरे दिल को बड़ी राहत मिली। तभी आगे की ट्रैफिक लाइट लाल हो गई और गाड़ी रुक गई। लियू रुयान ने आखिरकार तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। आज उसने मेरा ये बदला हुआ रूप देखा तो सही, पर उसकी कड़वी जुबान कहाँ सुधरने वाली थी। ये कपड़े तुम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उसने मुंह बनाकर कहा। उसका ये अंदाज वैसा ही था जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती का नाटक करता है। मैंने अपना फोन साइड में रखा और बड़े स्वैग से अपने कोट का कॉलर सीधा किया। सच में तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है? मेरे इस दिखावटी और बेपरवाह अंदाज को देखकर उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। मुंह चैन, क्या तुम अपनी हरकतों और अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रख सकते हो? उसने डांटते हुए कहा। क्यों रखूं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। इतने सालों से मैं सब सहती आ रही हूं, पर क्या मुझे इसका कोई फायदा मिला? जो लोग एक बार मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं ना, वो खुले विचारों के हो जाते हैं। खुद को घुटने पर मजबूर करने से अच्छा है कि अपने दिल की सुनो और खुलकर जियो। अपनी औकात मत भूलो। उसका लहजा और सख्त हो गया। वो मुझे अपना पति तो मानती नहीं थी, पर फिर भी चाहती थी कि मैं पति होने के नाते हमेशा उसकी उंगलियों पर नाचूं और कायदे में रहूं। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था। एक दौर था जब वो मुझसे बात भी कर लेती थी, तो मैं खुशी से पागल हो जाता था और बात आगे बढ़ाने के बहाने ढूंढता था। पर अब सब बदल चुका था। कॉकटेल पार्टी में पहुंचकर हमने थोड़ी देर के लिए दुनिया के सामने अच्छे पति पत्नी होने का नाटक किया। बिजनेस के कुछ जान पहचान वाले लोगों से हाय हेलो की, और फिर मौका पाकर मैं अकेले आराम करने के लिए एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी मेरी फूटी किस्मत, एक लड़का आकर ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो दंग रह गई। अरे, ये तो वही झोजियू था जिसके साथ हाल ही में लियू रुयान के अफेयर के चर्चे हर जगह उड़ रहे थे। जियो, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? तभी एक और लड़का वहां आया और उसने झो जियो से पूछा। बस यार, थोड़ी देर आराम कर रहा हूं, झो जियो ने जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत ही साफ और सुरीली थी। तभी मुझे याद आया कि लियू रुयान को मीठी और सुरीली आवाज वाले मर्द बहुत पसंद थे।
चेनजे की आवाज भी ऐसी ही थी और उसके बाकी सारे आशिकों की भी। वो दोनों मेरे बगल में बैठकर ऐसे बातें करने लगे मानो मैं वहां हूं ही नहीं, एकदम हवा। वो दूसरा लड़का जिसका नाम तांग यी हैंग था, झो जियू की टांग खींचते हुए बोला, अरे तुम्हारी बॉस लियू वहां खड़ी है, जाकर थोड़ा हेलो हाय क्यों नहीं करते? अबे बकवास मत कर, वो मेरी कोई सीईओ लियू नहीं है, उसका पति भी यही है कहीं। झो जियू ने उसे घूरते हुए कहा। अरे छोड़ यार, उसका पति तो सालों से गायब ही रहता है, वो तो बस नाम का पति है, समझे? और वैसे भी सबको पता है कि आजकल तुम दोनों के बीच क्या गुल खिल रहे हैं। तांग यी हैंग ने हंसते हुए मजे लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने हाल ही में तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। तांग यी हैंग ने पूरी जलन और ईर्ष्या के साथ झो जियू से कहा। हाँ भाई, वो मेरे मामले में दिल खोलकर खर्चा करती है, बहुत दरिया दिल है। झो जियू ने हवा में कॉलर ऊंचा करते हुए अपनी शेखी बघारी।